हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आज हम लोग केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, केमिस्ट्री के पूर्वावलोकन घटना चक्र की जो बुक है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पूर्वावलोकन की बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा अभी अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? धातु, अधातु, गैस, उपधातु, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। 65th बीपीएससी प्री 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है और पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा एक तत्व नहीं है। तो धातु, अधातु और उपधातु तीनों ही तत्व हैं, जबकि गैस जो है आपका ये कोई भी तत्व नहीं है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, गैस। गैस कोई भी तत्व के अंतर्गत नहीं आता है। धातु जिसे मेटल कहते हैं, अधातु जिसे नॉन मेटल कहते हैं और उपधातु जिसे मेटलाइट के नाम से जाना जाता है, ये तीनों ही आपकी तत्व के अंतर्गत आती हैं। जबकि गैसेस जो होती हैं जैसे हाइड्रोजन, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, सेलेनियम, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी जो होती हैं ये अक्रिय गैसों को अधातुओं की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक किन्हें कहा जाता है? मॉडर्न केमिस्ट्री के जनक कौन है? रदरफोर्ड, आइंस्टीन, लेवाशियर, सीवी रमन, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। लेवुजियर या फिर कहीं कहीं इनको लेवासिये लिखा होता है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, लेवासिये। हिंदी में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लेवाशिये दिखेगा, लेकिन इंग्लिश में लेवुजियर लिखा होता है। ठीक है, इन्हीं को आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीला थोथा रासायनिक रूप से क्या है? मतलब नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम सल्फेट, निकल सल्फेट, कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। नीला थोथा का जो रासायनिक नाम है उसे कॉपर सल्फेट के नाम से जाना जाता है। नीला थोथा को कॉपर सल्फेट के नाम से भी जाना जाता है। इसको इंग्लिश में ब्लू विट्रॉल कहा जाता है और इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है? कॉपर सल्फेट है। बात करें इसके फार्मूले की, इसके सूत्र की, तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है CuSO4 × 5H2O। CuSO4 × 5H2O ये नीला थोथा है या फिर कॉपर सल्फेट का फार्मूला होता है। यह लवण निर्जलीकृत अवस्था में रंगीन होता है, परंतु हाइड्रेटेड लवण नीले रंग का होता है। ठीक है, अगर बात करें ये जो नीला थोथा होता है ये निर्जलीकृत अवस्था में कैसा होता है, तो ये रंगहीन होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि नीला थोथा निर्जलीकृत अवस्था में कैसा होता है, तो रंगहीन होता है। और जब ये हाइड्रेट अवस्था में होता है, यानी कि जब इसमें पानी की मात्रा प्रेजेंट होती है, तो ये नीले रंग का होता है। नीला थोथा जल में आसानी से घुल जाता है, परंतु अल्कोहल में अघुलनशील होता है। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। नीला थोथा जो होता है ये क्या होता है? जल में घुल जाता है, परंतु अल्कोहल में अघुलनशील होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अनबुझा चूना कहते हैं, मतलब यहाँ से पूछा अनबुझा चूना का फॉर्मूला क्या है? CaO, CaCO2, CaOH का होल ट्वाइस, CaCl2। तो अनबुझा चूना CaO, कैल्शियम कार्बोनेट को अनबुझा चूना कैल्शियम ऑक्साइड को अनबुझा चूना कहा जाता है। इसी अनबुझे चूना को क्विक लाइम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaO। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, या फिर इसे क्विक लाइम के नाम से भी जाना जाता है। या कमरे के ताप पर अक्रिस्टलीय ठोस होता है, यानी कि रूम टेम्परेचर पर ये कैसा होता है? ठोस होता है। अगला क्वेश्चन है, चूने का पानी किसके द्वारा दुधिया हो जाता है? CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, O2 ऑक्सीजन, O3 ओजोन, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। चूने का पानी किसके कारण दुधिया हो जाता है? तो ये हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, CO2 के कारण। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चूने का पानी जिसे लाइम वाटर कहते हैं, 66 बीपीएससी प्री 2020 में पूछा गया था। साथ ही साथ सेम क्वेश्चन आपको टीआरई में भी देखने को मिला था, जहां पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही लाइम वाटर दिया था और चूने का पानी नहीं दिया हुआ था, लाइम वाटर दिया था। और इससे आपको कन्फ्यूजिंग वाला क्वेश्चन जो था इस बार आयोग ने दे दिया था। इसलिए इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और इस तरह के क्वेश्चन जो भी आपको कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब आपको हमारे इस चैनल पर मिलेगा। इसलिए आप चैनल को
को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे अधिकांश व्यूवर ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। लगभग 75% लोगों ने जो हमारे चैनल पे व्यूज़ हमारे वीडियो को देखते तो हैं परंतु सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो आप लोग से अनुरोध है फ्रेंड, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। और देखिए, चूने का पानी जिसे लाइम वाटर कहते हैं, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के तनु जलीय विलयन का सामान्य नाम है। या कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है, ठीक। अगर पूछा जाए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सामान्य नाम क्या है, तो चूने का पानी या लाइम वाटर। इसी लाइम वाटर को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है? चूना पत्थर, सिलिका मिट्टी, जिप्सम, राख, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा एक से अधिक, ऑप्शन ई। क्यों? क्योंकि सीमेंट के निर्माण में चूना पत्थर और सिलिका मिट्टी दोनों का ही यूज किया जाता है। चूना पत्थर यानी लाइम स्टोन और सिलिका मिट्टी दोनों का ही यूज किया जाता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सिलिका मिट्टी और चूना पत्थर दोनों, यानी कि ऑप्शन ई इसका सही जवाब हो जाएगा। चूना पत्थर और सिलिका मिट्टी को एक साथ गर्म करने पर उसकी अभिक्रिया के फलस्वरूप सीमेंट क्लिंकर का निर्माण होता है, ठीक है। जब चूना पत्थर और सिलिका मिट्टी को एक साथ गर्म किया जाता है तो उसमें रिएक्शन होता है जिसके द्वारा क्या बनता है, सीमेंट क्लिंकर का निर्माण होता है, ठीक है। इस क्लिंकर में 2 से 3% जिप्सम को मिश्रित करने पर सीमेंट का निर्माण हो जाता है। और जब इसी में ये जो क्लिंकर तैयार होता है चूना पत्थर और सिलिका मिट्टी से, इसी में जब आप जिप्सम को मिला देंगे, 2-3% जिप्सम को मिला देंगे, तब आपका जो सीमेंट है वो बनकर तैयार हो जाता है, ठीक। इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। चूना पत्थर, सिलिका मिट्टी और जिप्सम तीनों का ही यूज किया जाता है। चूना पत्थर, सिलिका मिट्टी और जिप्सम तीनों का ही यूज किया जाता है सीमेंट के निर्माण में। लेकिन यहाँ पे पूछा मुख्य घटक कौन सा है, तो मुख्य घटक यहाँ पे जो है वो है चूना पत्थर और सिलिका मिट्टी, ठीक। अगला क्वेश्चन है, कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, आसुत जल। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला H2SO4 होता है और ये बैटरी में यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल। देखिए, सेम क्वेश्चन 63 बीपीएससी और सेम क्वेश्चन 42 बीपीएससी। इसीलिए कहा जाता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होता है वो रिपीट होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कार की बैटरी में कौन सा अम्ल होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, तो H2SO4 ये सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला होता है। अगला क्वेश्चन है, पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किया जाने वाला अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है। क्या है वो धुआं? अमोनिया का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, क्लोरिक एसिड हाइड्रोजन का, अमोनिया और क्लोरिक एसिड का। 64th बीपीएससी प्री 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। पीतल का जो बर्तन है उसको जब कलई किया जाता है, जब उसको गर्म करते हैं, बर्तन की सफाई करते हैं कलई करने के बाद, तो उसमें अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से धुआं निकलता है। वो धुआं किसका होता है? अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, ठीक है। वो धुआं किसका होता है? अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का वो धुआं होता है। अगला क्वेश्चन है, सोने को घोला जा सकता है सल्फ्यूरिक एसिड में, नाइट्रिक एसिड में, सल्फ्यूरिक एसिड तथा नाइट्रिक एसिड में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि सोने को जो घोला जाता है वो घोला जाता है एक्वारेजिया में। सोने को किस में घोला जाता है? एक्वारेजिया में। एक्वारेजिया क्या होता है? एक्वारेजिया सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक मिश्रण होता है। तो नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर दोनों आपको ऑप्शन में दिया होता तो वो उसका सही जवाब हो जाता है, या फिर एक्वारेजिया दिया होता। चूँकि ऑप्शन में कोई भी सही जवाब नहीं दिया इसलिए इसको स्टार मार्क करिए कि इसका जो नंबर है वो सबको मिला होगा, ठीक। एक्वारेजिया क्या होता है? एक्वारेजिया में सोना को घोला जाता है, इसे अम्लराज भी कहते हैं। और इसमें नाइट्रिक एसिड 1% 1:3 के अनुपात में नाइट्रिक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो मिलाया जाता है, जिसमें 1% नाइट्रिक एसिड और 3% हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ये 1:3 के अनुपात में जब नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिलाया जाता है तो एक्वारेजिया का निर्माण होकर आता है, ठीक है। एक्वारेजिया को ही अम्लराज के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, CO समूह का आबंध क्रम क्या है? 1,
2.5, 3.5, 3 एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 3। CO समूह जिसे कार्बन मोनोऑक्साइड कहा जाता है, इसका बॉर्डर बॉन्ड या आबंध बंध जो है वो कितनी है, 3 है। ठीक है, आबंध बंध क्या होता है? आबंध बंध जो हमें यह बताती है कि अणु या समूह बनाने वाले दो परमाणुओं के मध्य उपस्थित बंध कितना मजबूत है, उसी को आबंध बंध कहा जाता है। आबंध क्रम का अधिक होना अधिक मजबूत तथा आबंध क्रम का कम होना कम मजबूत प्रदर्शित करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का जो आबंध बंध है वो 3 है। ठीक, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वीडियो को फटाफट से लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, यूरेनियम से क्या बनता है? चम्मच, दवाई, बिजली, पैसा। BPSC CDPO प्री 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बिजली। यूरेनियम से क्या बनता है? बिजली। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। यूरेनियम आवर्त सारणी की एक अंतर्वर्ती श्रेणी एंटीनार्टिक श्रेणी का तृतीय तत्व है। इसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टरों में नाभिकीय ऊर्जा के स्रोत यानी कि बिजली के निर्माण में किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाष्प मीथेन फॉर्मिंग तकनीक के उपयोग से प्राप्त होता है। ब्राउन हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है ये भी स्टार मार्क करिए। क्यों? क्योंकि वाष्प मीथेन फॉर्मिंग तकनीक में जो प्राप्त होता है वो केवल हाइड्रोजन प्राप्त होता है। हाइड्रोजन के साथ साथ कहीं कहीं ब्लू हाइड्रोजन भी प्राप्त होता है। तो आपको ऑप्शन में दिया हुआ उपयुक्त में से कोई नहीं, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर आपको ब्लू हाइड्रोजन दिया होता या फिर हाइड्रोजन दिया होता तो वो आपका सही हो जाता। ठीक है, आगे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है वाष्प मीथेन फॉर्मिंग तकनीक के उपयोग से हाइड्रोजन प्राप्त होता है। ठीक है, कुछ स्रोतों में ब्लू हाइड्रोजन प्राप्त होने के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। या तो फिर केवल हाइड्रोजन प्राप्त होगा, कोई कलर नहीं होगा, या फिर कहीं कहीं ब्लू हाइड्रोजन भी प्राप्त होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, पानी में घुलने पर उसे कठोर बनाने वाला यौगिक कौन सा है? मतलब इसमें जो ऑप्शन दिए हैं इसमें से पूछा है कि वो कौन सा चीज़ है जिसको पानी में घोल दिया जाए तो वो उसे कठोर बना देगा। CaCO3, MgSO4, CaHCO3 का होल टॉइस, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी CaHCO3 का होल टॉइस। इसको अगर पानी में मिलाएंगे, ये है क्या? तो ये है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट को जब आप पानी में मिलाएंगे तो पानी कैसा हो जाएगा? कठोर हो जाएगा। ठीक है, पानी की कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलनशील बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड और सल्फाइड की उपस्थिति के कारण आता है। जब आप कैल्शियम बाइकार्बोनेट को पानी में घोल देंगे तो पानी कैसा हो जाएगा? कठोर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्षारीय जिसे बेसिक कहते हैं लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? सफ़ेद व्हाइट लेड, सिंदूर रेड लेड, लिथार्ड, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सफ़ेद या व्हाइट लेड। क्षारीय बेसिक लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम सफ़ेद या व्हाइट लेड है। ठीक, क्या है? सफ़ेद या व्हाइट लेड। अगर इसका रासायनिक फार्मूला पूछ ले, सूत्र पूछ ले तो 2PbCO3 × PbOH का होल टॉइस। 2PbCO3 × PbOH का होल टॉइस, ये इसका फार्मूला होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका वजन सबसे अधिक है? सुक्रोज, कार्बन डाइऑक्साइड, CaCO3 के 2 मोल, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी CaCO3 के 2 मोल। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ टिंडल प्रभाव दिखाएगा? NaCl का पतला घोल, यानी कि NaCl जिसे साधारण नमक कहते हैं, इसका पतला घोल, दूध, स्टार्च सॉल्यूशन, एक से अधिक। BPSC BAO मार्च 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें से पूछा टिंडल प्रभाव कौन सा दिखाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी एक से अधिक। क्यों? क्योंकि जो टिंडल प्रभाव है वो इस दूध और स्टार्च सॉल्यूशन दोनों में ही दिखेगा। किसमें? दूध में और स्टार्च सॉल्यूशन दोनों में ही दिखेगा, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा एक से अधिक। अब बात करते हैं टिंडल प्रभाव होता क्या है, तो देखते हैं टिंडल प्रभाव क्या है। जब प्रकाश की किरणों को उसके तरंग दैर्घ्य के बराबर आकार वाले कणों वाले कोलाइड घोल से गुजारा जाता है
तो प्रकाश के प्रकीर्णन के फलस्वरूप उसका पथ या प्रक्षेप वक्र दिखाई देने लगता है। इस घटना को ही टिंडल प्रभाव कहते हैं, ठीक है। और जो टिंडल प्रभाव है ये दूध और स्टार्च सॉल्यूशन कोलाइड घोल है, मतलब दूध और स्टार्च सॉल्यूशन में दोनों में ही दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही कोलाइड घोल हैं। जब प्रकाश के तरंग दैर्ध्य को कोलाइड घोल से गुजारा जाता है तभी आपको टिंडल प्रभाव देखने को मिलता है। और दूध जो है और स्टार्च सॉल्यूशन जो है दोनों ही कोलाइड घोल है, तो दोनों में ही आपको टिंडल प्रभाव देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बार बार अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सब्सक्रिप्शन में आपका 1 रुपया भी नहीं लगता है, लेकिन आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन जरूर मिलता है, ठीक है। निम्न ऑक्साइडों में कौन सा जल में घुलनशील है? FeO, ZnO, CaO, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, CaO। ये जल में अत्यधिक घुलनशील है। कैल्शियम ऑक्साइड जल में घुलनशील होता है। यह जल के साथ अपक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, जबकि FeO तथा ZnO जल में घुलनशील होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, लोहे का विशुद्धम रूप है स्टील, कच्चा लोहा, ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, लोहे का विशुद्धम रूप जो है उसे पिटवा लोहा कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। जो सबसे अशुद्ध रूप है लोहे का उसे पिटवा लोहा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे उच्च होता है? बोरान, लोहा, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बोरान। इनमें से जो ऑप्शन में दिया हुआ है इनमें से बोरान का गलनांक जो होता है वो सबसे उच्च होता है, ठीक है। गलनांक क्या होता है? किसी ठोस पदार्थ का गलनांक वह तापमान होता है जिस पर वह अपनी ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव अवस्था में पहुंच जाता है, उसे ही क्या कहा जाता है? गलनांक कहा जाता है। चूँकि बोरान का गलनांक 2350 के होता है और एल्युमिनियम का गलनांक 933.473 के होता है, यानी कैलोरी होता है। सिलिकॉन का गलनांक 1687 होता है और लोहे का गलनांक 1811 कैलोरी होता है। और इसमें जो सबसे उच्च है वो बोरान का गलनांक है। कितना है? 2350 कैलोरी, ठीक, इसका गलनांक होता है। अगला क्वेश्चन है, नीलम यानी कि रूबी का रासायनिक सूत्र क्या है? नीलम जिसे रूबी कहते हैं उसका रासायनिक सूत्र क्या है? Al2O3, Al3O2, N2O, NO2। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, Al2O3 ये नीलम का रासायनिक सूत्र होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नीलम या रूबी है क्या? तो नीलम या रूबी रत्न की श्रेणी में रखा गया एक खनिज है, यानी कि ये एक प्रकार का रत्न है जिसको लोग रत्न के रूप में, आभूषण के रूप में यूज करते हैं। इसका फार्मूला होता है Al2O3। नीलम का फार्मूला क्या होता है? Al2O3। अगला क्वेश्चन है, वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस है ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन, हाइड्रोजन तथा एसिटिलीन, एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन गैस को वेल्डिंग में प्रयोग किया जाता है। 63 VPSC प्री 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। गैस वेल्डिंग एक प्रक्रिया है जिसमें एसिटिलीन और ऑक्सीजन अवक्रिया द्वारा ताप के माध्यम से धातुओं को पिघलाकर जोड़ा अथवा ठीक करने का काम किया जाता है, ठीक। इसमें लोहे को, मतलब जो ये वेल्डिंग का कार्य है इसमें लोहे का कार्य किया जाता है। लोहे को एसिटिलीन और ऑक्सीजन गैस के माध्यम से पिघला दिया जाता है और उन्हें पिघलाकर आपस में जोड़ दिया जाता है, ठीक। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गैल्वेनाइज्ड लोहे की पाइप पर परत होती है जस्ते की, पारे की, लेड की, क्रोमियम की, एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लोहे की यानी कि जिंक की। गैल्वेनाइज्ड प्रक्रिया में जिंक की परत चढ़ाई जाती है लोहे पे। क्यों? क्योंकि लोहे को सुरक्षित रखने के लिए, लोहे में जंग ना लगे, जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की एक पतली परत चढ़ाई जाती है लोहे पे, जिसे ही गैल्वेनाइजेशन या फिर गैल्वेनीकरण कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है? गंधक, लोहा, मैग्नीशियम, जस्ता, एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। क्यों? क्योंकि मानव पसीने के रूप में जो निकलने वाला तत्व है वो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और आयरन ये सभी होते हैं। तो आपको ऑप्शन में कौन कौन सा दिख रहा है? मैग्नीशियम दे रहा है,
सल्फर दे रहा है, यानी गंधक जिसे सल्फर कहते हैं, सल्फर है और लोहा भी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई। ठीक, क्यों? क्योंकि मानव पसीने के रूप में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और आयरन जिसे लोहा कहते हैं, ये सारे तत्व मौजूद होते हैं, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अलोह धात्विक खनिज है? मैग्नीज, निकेल, कोबाल्ट, टिन, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। आपसे पूछा जा रहा है इनमें से वो कौन सा खनिज है जिसमें लोहा नहीं पाया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई। ऑप्शन ई क्यों? क्योंकि कोबाल्ट, टिन, तांबा और जस्ता, इन सब में जो होता है वो लोहा नहीं पाया जाता है, तो कोबाल्ट और टिन दोनों में ही लोहा एब्सेंट है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन है, ट्यूबलाइटों द्वारा प्रखनलियों में प्रयोग किया जाने वाला ग्लास किससे बना होता है? सिलिका, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ग्लास का टुकड़ा, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई। क्यों? एक से अधिक। क्यों? क्योंकि ट्यूबलाइट तथा परख नलियों में प्रयोग किया जाने वाला जो गिलास है वो क्षारीय धातुओं के सिलिकेटों का एक अक्रिस्टलीय पारदर्शी मिश्रण है, जिसका निर्माण सिलिका, सेरियम ऑक्साइड तथा सोडियम एवं अन्य ऑक्साइडों से मिलकर बना होता है। क्या क्या पड़ा होता है इसमें? सिलिका, सेरियम ऑक्साइड, सोडियम, तीनों ही पड़ा होता है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु की विद्युत चालकता सबसे अधिक है? लोहा, रजत, तांबा, सोना, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। रजत को ही चांदी कहा जाता है और इसी चांदी की जो विद्युत चालकता है वो सबसे अधिक होती है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। सबसे ज़्यादा बात करें विद्युत चालकता की तो चांदी में, फिर तांबा, एल्युमिनियम, बेरिलियम और कैल्शियम, ये विद्युत चालकता का क्रम है, सबसे ज़्यादा चांदी और सबसे कम कैल्शियम। ठीक, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है? सोना, चांदी, पारा, प्लेटिनम, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन डी, प्लेटिनम। प्लेटिनम क्या होता है? ये सबसे भारी धातु होता है। भारी धातु का क्या मतलब है? मतलब इसका घनत्व जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। प्लेटिनम को ही पीटी के नाम से संदर्भित किया जाता है, यानी कि इसका रासायनिक फॉर्मूला पीटी होता है और ये सबसे भारी होता है। अगला क्वेश्चन है, टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है? बुझा चूना, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, जिप्सम, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जिप्सम। टूटी हुई हड्डियों में जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है उसमें जिप्सम का यूज किया जाता है। जिप्सम क्या होता है? CaSO4 इंटू 2H2O, इसे कैल्शियम सल्फेट हेमीटाइट कहते हैं। देखिए, जिप्सम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaSO4 इंटू 2H2O, ये जिप्सम होता है। लेकिन जब यही 2 जल जो होता है ये आधा हो जाता है, 2 ना रह के आधा हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। ये जल अगर 2 है तो ये आपका जिप्सम रहेगा, लेकिन यही जल CaSO4 इंटू हाफ H2O हो जाएगा, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो केमिकल नेम है वो है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक, और इसी का यूज़ टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए, वही क्वेश्चन दे दिया। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम का मतलब जिप्सम में 2 जल होता है जबकि प्लास्टर ऑफ पेरिस में हाफ जल होता है। तो यहाँ पे कहाँ पे आपको ऑप्शन में दिख रहा है? यहाँ पे देखिए, लिखना भूल गया, CaSO4 इंटू, यहाँ पे लिखना चाहिए था 1/2H2O, इसका बी ऑप्शन सही हो जाता। ये ऑप्शन ही गलत दिया हुआ है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक, ये इसे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, खनिज यानी कि मिनरल्स क्या है? द्रव, अकार्बनिक ठोस, गैस, उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मिनरल्स अकार्बनिक गैस है। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? सोडियम, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम। सही जवाब है ऑप्शन डी, पोटेशियम। पोटेशियम सबसे अत्यधिक क्रियाशील धातु है। बात करें क्रियाशीलता के आधार पर धातुओं की, तो इनमें से सबसे अधिक जो है वो पोटेशियम है। पोटेशियम का सिंबल K होता है। उसके बाद सोडियम है, सोडियम को Na लिखा जाता है। फिर कैल्शियम है, कैल्शियम को Ca लिखा जाता है, और उसके बाद Fe यानी कि आयरन है। ठीक है, सबसे अधिक पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर आयरन, ये क्रियाशीलता के आधार पर है। सबसे ज़्यादा पोटेशियम, अगर सबसे कम इनमें से पूछ लेता तो आयरन का हो जाता। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे श्वेत धातु भी कहा जाता है? निकेल, रोडियम, प्लेटिनम, प्लेडियम, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, यानी कि इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि जो श्वेत धातु होता है
श्वेत धातु लेड एवं लिथियम या अन्य धातुओं जैसे कैडमियम, बिस्मथ एवं जस्ते की मिश्र धातुओं को श्वेत धातु कहा जाता है, जो आपको ऑप्शन में कहीं नहीं मिल रहा है। तो ऑप्शन सही हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इसका सही जवाब हो जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस तरह के और वीडियो पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। साथ ही साथ फ्रेंड्स, अगर आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, पॉलिटी, ईवीएस और बिहार स्पेशल के क्लास के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो भी मिल जाएगा। अगर आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।